हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा। बच्चों, हम लोग चैप्टर 2 को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत सारे किया है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए, तो प्लीज आप उस न्यूमेरिकल को करिए और फिर अपने से भी कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करिए, क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तभी ज्यादा क्लियर होते हैं जब हम उसके न्यूमेरिकल करते हैं। और अगर जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम देते हैं तो आप प्लीज उसके लिए मेरे से संपर्क करें एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, अब बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। बहुत खुशी होती है नए चैप्टर पर आने पर। नया चैप्टर आपका ग्रेविटेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब चैप्टर है, जिसमें आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी आपके आसपास होने वाली चीजों को समझने के लिए, या हमारा जो अर्थ है वो क्यों अपनी प्लेस पे है, हम अपनी प्लेस पे क्यों है, हमेशा ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्यों गिरता है, बारिश नीचे की तरफ क्यों गिरती है। ये तमाम क्वेश्चंस आपको ग्रेविटेशन यूनिट पढ़ने के बाद अपने आप क्लियर हो जाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहली बात तो आप वीडियोस को पूरा देखा करिए। मैं देखते रहता हूं, आप वीडियोस पूरा नहीं देखते हैं, ये बहुत गलत बात है। कंप्लीट द वीडियो, और जो भी आपको मटेरियल मैं बताऊं उसको नोट करिए। फिर अगर आपको नोट करने में मतलब इंग्लिश में प्रॉब्लम है कि क्या लिखे क्या ना लिखे, अगर आपको इसके लिए समस्या है तो उसके लिए तो मैं आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं कि आप पीडीएफ से नोट्स बना ले। बट ये आपका काम है कि कंप्लीट वीडियो को देखें। वीडियो का साइज वैसे भी बहुत बड़ा नहीं होता, 15-20 मिनट का वीडियो कोई बड़ी बात नहीं है, और जबकि आप घर पे रह रहे हैं तो चलिए बच्चे, हम ग्रेविटेशन को समझते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि हम जब भी एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ ही क्यों जाता है। दूसरा, आप ये समझिए कि एक सर्टेन टाइम बाद बरसात आती है। मौसम क्या है, दूसरा बरसात है, ठंडी है या गर्मी है, वो निश्चित समय अंतराल के बाद आते जा रहे हैं। इसका मतलब अर्थ एक फिक्स्ड क्या है पोजीशन से गुजर रहा है, तो वो क्यों ऐसा हो रहा है। सन हमसे एक निश्चित दूरी बनाए हुआ है, चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों में क्या ऐसा काम कर रहा है कि जो इनको यथास्थिति बनाए, मतलब जैसे हैं वैसे बनाए रखा हुआ है। तो उसका आंसर है बेटे ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एक ऐसी क्या है एंटिटी है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ग्रेविटेशन क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, इन चीजों को मेंटेन करता है। तो बारी बारी से समझेंगे कि पहले तो समझेंगे ग्रेविटेशन करता क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है क्या, और फिर हम अर्थ की ग्रेविटेशन की चर्चा करते हुए हम सारी बात आपको बताएंगे कि भाई रेन नीचे की तरफ क्यों गिरता है, और आपका ये चौक नीचे की तरफ क्यों गिरता है अगर मैं छोड़ दूं, बारिश हमेशा जमीन की तरफ क्यों आती है, हम अर्थ पे क्यों है, और अर्थ पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपके मैं देते चलूंगा। चलिए ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रेविटेशन है क्या, ठीक है। तो हेडिंग करें ग्रेविटेशन। चैप्टर का पहला हेडिंग ही ग्रेविटेशन है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है बेटे, दो ऑब्जेक्ट अगर मास रखे हैं, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कुछ ना कुछ मास है। बहुत गर्मी है, आप देख सकते हैं कि मैं पसीने से लथपथ हूं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे, ये बहुत गंदी बात है ना। तो आप भी मेरे मेहनत को क्या करिए, अप्रिशिएट करिए और पढ़ाई करिए। आप देख सकते हैं हर वीडियो, इधर लगभग 10 दिन से गर्मी बढ़ी है, तो हालत कितनी खराब है कि गर्मी में वीडियो बनाना पड़ रहा है। चूंकि फैन चला देंगे तो आपको आवाज क्लियर नहीं रहेगी, इसलिए मैं देखिए आपके साथ कितने डिटर्मिनेशन के साथ जुड़ा हूं, तो आप भी जुड़िए और मेहनत करिए। चलिए, मैं जो कह रहा हूं कि अगर आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके क्या है कुछ मासेस हैं। सपोज कर लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो बेटे ग्रेविटेशन एक नेचुरल फोर्स है जो क्या करता है, मतलब m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच जिनके क्या है कुछ मासेस हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या है आपका ग्रेविटेशन का नाम दिया जाता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। यानी जिन बॉडीज के पास कुछ न कुछ मास है, उनमें क्या होता है, आपस में फोर्सेस होती हैं, और वो फोर्स कुछ नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी ऑलवेज अट्रैक्ट करता है
और इसी फोर्स को हम या तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं या ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को आप समझ लिए। एक मिनट, ओके, ठीक है। तो ग्रेविटेशन के बारे में लिखा जाए, लिखेंगे एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स, of everybody of universe attracts each other। ठीक है, by a force which is called force of attraction। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशन। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल बेटे, अर्थ हमको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तीसरा ये कि हम सन को अट्रैक्ट करते हैं, सन हमको अट्रैक्ट करता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, इवन ये ऑब्जेक्ट आप जहां घर पे बैठे हैं, ये चौक भी आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप भी चौक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इतना क्या है ये मतलब ये ओमनी प्रेजेंट फोर्स है, मतलब यूनिवर्सल फोर्स है। ये हर जगह अवेलेबल है। ये नहीं है कि यहां से यहां नहीं काम करेगा, यहां से यहां नहीं। ठीक है, ये सभी जगह पर अवेलेबल है बेटे। हाँ, अब ये फोर्स क्या है, कहीं पर प्रभावशाली है और कहीं पर इसकी वैल्यू क्या है, इतनी नेग्लेजेबल है कि हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इस चौक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चौक हमको अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स बहुत मामूली है। इसी तरीके से सन हमको अट्रैक्ट कर रहा है, हम सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये फोर्स बहुत मामूली है इन कंपैरिजन टू अर्थ और हमारे बीच का फोर्स। अर्थ और हमारे बीच जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है कंपैरिजन देन, अगर हम इसको कंपेयर करें सन और हमारे बीच फोर्स में। सन और हमारे बीच, यानी पर्सनली मेरे लिए भी सर फोर्स लगा रहा है और मैं भी सन पे फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये फोर्स बहुत वीक होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वहीं अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ के लिए बात करें तो अर्थ क्या है, हमारे लिए बहुत ही नजदीक है, इवन हम अर्थ पे तो रहते ही हैं। तो ये फोर्स क्या है, अर्थ और हमारे बीच का जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है। दैट इज वाई ये क्या होने वाला है, ये प्रभावशाली होने वाला है। सेम एज ऐसे भी समझ सकते हैं कि मून जो है, चंद्रमा जो है, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, जबकि बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको सन के पास चले जाना चाहिए। सन एक स्ट्रॉन्गर बॉडी है, उसको अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन सन से मून की दूरी जो है वो बहुत ज्यादा है और मून से अर्थ की दूरी बहुत कम है। अर्थात यानी उनके बीच में जो फोर्स है, सन और मून के बीच में फोर्स, यानी चंद्रमा और सूरज के बीच में फोर्स बहुत कम है इन कंपैरिजन टू पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, न कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। वहीं हमारा जो पृथ्वी है वो सूरज के साथ फोर्स के साथ बंधा हुआ है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और जो फोर्स लगा है या बंधा हुआ है जिस फोर्स के साथ, वो आपका कोई और फोर्स नहीं, ये ग्रेविटेशन फोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बेटे यूनिवर्सल फोर्स है। और दूसरा ये नेचुरल फोर्स है। नेचुरल मतलब कि मदर नेचर ने इसे प्रोवाइड किया, इसे किसी ने जनरेट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते वक्त आप देखिए कि पहिए और रोड के बीच में एक फोर्स काम करता है, वो फ्रिक्शन फोर्स है। इसे हम अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हैं, बट जो नेचुरल, जो मदर नेचर ने हमको दिया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये यूनिवर्स की शुरुआत से प्रेजेंट है और टिल एंड तक प्रेजेंट रहेगा। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इसको नेचुरल फोर्स में बोला गया है। ठीक है, चलिए नोट करके लिखा जाए।
इट इज नेचुरल फोर्स। ये क्या है? नेचुरल फोर्स है। एंड इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, तो ये हर जगह क्या है बेटे? प्रेजेंट है। दूसरा, इसका ये नहीं है कि हमने क्या किया, दो बॉडीज ले लिया, जैसे मास m1 का, मास m2 का, ये मास m1 का ले लिया बॉडी, ये मास m2 का बॉडी ले लिया। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम देख रहे हैं, तो हम इनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये फोर्स क्या हो जाए? कम हो जाए, या इनके बीच में प्रेशर बढ़ा दें तो ये फोर्स कम हो जाए। इन सब बातों पर डिपेंड नहीं करता है, ये फंडामेंटल फोर्स है, यानी दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, और उसको आगे चल के न्यूटन ने समझाया। इसीलिए न्यूटन को आप आज जानते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो न्यूटन ने क्या किया? ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया। तो वही थियरी हम पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि वो पेड़ आज भी है न्यूटन के घर के सामने, और न्यूटन का घर भी है, तो आप जाके उसके लिए गुस्सा मत होइए कि भाई ऐसा क्यों किया उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया, और उसी की वजह से आज बहुत सारी चीजें हम समझ पा रहे हैं भाई। हम है ना, ग्रेविटेशन को समझे तभी हम अपने सोलर सिस्टम को समझे। सोलर सिस्टम को समझने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, आज मंगल ग्रह, चंद्रमा, इन सब पे जा रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, ऐसा नहीं है ना? ठीक है, तो जरा इसको लिखते हुए आगे चलते हैं। और जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको मिटा ही देता हूं मैं। अच्छा, एक चीज नोट में ही लिख लो, नोट में। ग्रेविटेशन फोर्स माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज अट्रैक्शन का होता है। जैसे आप दो मैग्नेट लेते हैं, और आपने किया होगा क्या कि एक बार एक मैग्नेट को क्या किए, जैसे मान लीजिए दो मैग्नेट्स हैं, इसको ले आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, लेकिन हम जब इसको पलट के ले आए तो ये क्या हो गया? फोर्स ऑफ रिपल्सन आपको फील हुआ, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, मैग्नेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। बट दो ऑब्जेक्ट अगर मास की बात करें, ग्रेविटेशन की बात करें, तो इनके बीच में जो फोर्स, ग्रेविटेशन का फोर्स होगा, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। यानी ये एक दूसरे को खींचने का ही क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। कभी भी एक दूसरे को हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक, चलिए आगे चलते हैं इसके। अब हमें जानना है लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपने सर आइजैक न्यूटन के बारे में सुना होगा। सर आइजैक न्यूटन बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, साथ ही साथ बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। मैथमेटिशियन भी थे, यानी दैट मीन्स वो मैथमेटिक्स को भी बहुत अच्छा जानते थे, साथ ही साथ वो फिजिसिस्ट भी बहुत अच्छा थे। मतलब फिजिसिस्ट मतलब फिजिक्स को जानने वाला या बताने वाला, या फिजिक्स के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको फिजिसिस्ट बोला जाता है। मैथमेटिशियन जो मैथ्स के कैलकुलेट मतलब मैथमेटिक्स करते हैं, मैथमेटिक्स के थियरी डेवलप करते हैं, उसे मैथमेटिशियन बोलते हैं बेटे। तो ये बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन थे, साथ ही साथ फिजिसिस्ट तो थे ही। तो भाई उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब इनको काम दिया गया तो उस समय काम इनके मन का नहीं था, है ना, काम इनके मन का नहीं था। तो ये क्या करते थे भाई, जब ऑब्वियस है आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, उसे कह दिया जाए कि चलिए आप खेत में काम करिए, तो उसके मन का नहीं होगा, या इस लेवल का उसे काम बोला जाए तो वो करेगा नहीं। तो ये काम नहीं करते थे। तो घर वाले इनको बोलते थे, हमारा भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, पढ़ा लिखा आदमी
है ना, लेकिन काम नहीं कर रहा तो कहेंगे भाई तुमको पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हो, तुम आवारागर्दी करते हो। तो ये थोड़ा सा लोग कहते हैं कि न्यूटन आवारा थे। न्यूटन आवारा नहीं थे, न्यूटन बहुत ही पढ़े लिखे डायनामिक पर्सन थे, बट चूंकि काम उनको अपने मन का नहीं मिल रहा था, इस वजह से उनको क्या कहते थे लोग कि ये आवारा है। आवारा नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छे इंसान और साथ ही साथ बहुत ज्ञानवान आदमी थे। तो जब ये क्या करते थे कि ये ग्रेविटेशन के मन में इनके था कि भाई दो बॉडीज के बीच में फोर्सेस तो थी, लेकिन फोर्स की वैल्यू कितनी थी ये नहीं पता था किसी को, कितना काम कर रहा है कितना नहीं काम कर रहा है या किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, ये सब बातें क्लियर नहीं थी। एक दिन ये अपने घर के सामने ही सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सोच ही रहे थे। सोचते सोचते इनके सर पे क्या हुआ, सेब गिरा। और जब सेब गिरा तो ये जो पूरी थियरी थी इनके माइंड में अचानक से पूरी क्लियर हो गई कि हाँ, अगर हम इस वे से, इस मेथड से प्रोसीड करें तो हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही क्या है कि न्यूटन को जब सेब गिरा तो उनके सर पे जब सेब गिरा तो उनको पता लगा कि न्यूटन ग्रेविटेशन का क्या लॉ है। ऐसा नहीं है, वो चीजों को पहले ही एनालाइज कर रहे थे, चीजों को समझ रहे थे, लेकिन वो उनको आइडिया क्लिक नहीं हो रहा था कि हाँ इस वे से समझा सकें लोगों को। तो जब वो सेब गिरा तो उनके दिमाग में आइडिया डेवलप हुआ। फाइनली हमारे पास एक ब्रिलियंट लॉ निकल के आया जिसे आप अपनी बोर्ड पे देख रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जिसे न्यूटन ने दिया और न्यूटन ने इसे बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। और इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकाल सकते हैं। यानी यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन यू एंड सन। सन और पृथ्वी के बीच में, मतलब सन और आप अपने बीच जो फोर्स काम कर रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको अपने एग्जिस्टेंस का पता लगेगा कि आप अर्थ और अपने बीच का फोर्स निकाल लीजिए और सन और अपने बीच का फोर्स निकाल लीजिए। देन यू विल गेट आंसर कि तुम पृथ्वी पर क्यों हो, सन पे क्यों नहीं हो। हालांकि सन पे रहना मुश्किल है, बट अगर एक मतलब सोचा जाए कि फोर्स इतना है, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो फोर्स तो हमको खींच लेना चाहिए था, तो हम यहाँ क्यों हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही। आई थिंक वीडियो का साइज बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप कंप्लीट चैप्टर 1 चैप्टर 2 बना लीजिए और है ना, आप एक काम करके मेरे मेल पर भेज दीजिए, ठीक है, ताकि आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहे। himanshu@gmail.com। ठीक है, आप एक काम जरूर करिएगा कि आप अपना नाम, यानी पीडीएफ पे अपना नाम क्लियरली, नाम और क्लास और सेक्शन, ये जरूर लिखना बेटे। अगर ये नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप किस क्लास। अगर 2 पीडीएफ बना रहे हो तो दोनों पीडीएफ में ये काम करना। मतलब पीडीएफ के पहले पेज में ऊपर जो जगह होती है, यहाँ पर आप क्या करिए, कॉपी पर नाम और क्लास और सेक्शन जरूर लिखिए। अदरवाइज आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। मुझे भी कॉपी चेक करने में, भाई चेक कर दिया किसका है पता ही नहीं, तो क्या फायदा और क्या नुकसान। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को बताइए और कहिए कि वीडियोस पूरे देखें और कंप्लीट बातों को समझें। ये गफलत में मत रहिए। अगर आप आगे साइंस लेना चाह रहे हैं तो फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही टफ होता है। सबका रोना फिजिक्स में ही आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।